हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इशू ऑफ शेयर्स के आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो आइए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं फॉरफीचर के टॉपिक को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फॉरफीचर का क्या मतलब होता है। फॉरफीचर का मतलब होता है if any shareholder fails to pay the amount due on allotment or any call within the specified time period, यानी कि जब कोई भी शेयर होल्डर अलॉटमेंट की अमाउंट या कॉल मनी की अमाउंट को एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जो उसको दिया गया है उसमें पेमेंट नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्टर ऑफ कंपनी में कैंसिल हिज शेयर, यानी कि कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उसके शेयर को कैंसिल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर। इसी को शेयर का जो है हम फॉरफीचर बोलते हैं। यानी कि जब कोई भी शेयर होल्डर अपनी कॉल मनी को या अलॉटमेंट मनी को स्पेसिफिक टाइम पीरियड में पेमेंट नहीं करता तो डायरेक्टर उसके शेयर्स को जो है कैंसिल कर देते हैं और इसी को हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं। तो शेयर फॉरफीचर के रिगार्डिंग कुछ एक रूल्स हैं, उन रूल्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, द शेयर कैन बी फॉरफिटेड ओनली इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी अलाउ देम, यानी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर यदि परमिशन दी गई है तभी हम कंपनी के शेयर को जो है वो फॉरफिट कर सकते हैं। इसके बाद, फॉर मेकिंग फॉरफीचर वैलिड इट इज नेसेसरी टू फॉलो द रूल मेंशन इन द आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल्स के रूल्स के अकॉर्डिंगली ही शेयर को जो है वो फॉरफिट किया जाना चाहिए। इफ नो रूल्स गिवन इन द आर्टिकल, अगर द आर्टिकल्स में कोई रूल नहीं दिए गए हैं शेयर फॉरफीचर के रिगार्डिंग, देन प्रोविजन ऑफ टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 अप्लाइज रिगार्डिंग द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, यानी कंपनी एक्ट के 2013 के जो रूल्स हैं जो शेड्यूल 1 में टेबल एफ में मेंशन है वो रूल्स जो हैं शेयर फॉरफीचर के रिगार्डिंग जो है वो फॉलो किए जाते हैं। इसके बाद जो शेयर होल्डर्स हैं हु इज इन डिफॉल्ट, जो कि डिफॉल्ट में है, पेमेंट नहीं कर पाते कॉल मनी का और अलॉटमेंट मनी का, गिवन ए मिनिमम ऑफ 14 डेज नोटिस, उनको 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा किस चीज़ के लिए, जो अनपेड अमाउंट है उसके लिए और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट का ड्यू है उसके ऊपर, कि 14 डेज में वो ऐसे अमाउंट को पेमेंट कर दे। उस नोटिस में ये भी मेंशन होता है, नोटिस मस्ट स्टेट दैट इफ अनपेड अमाउंट इज नॉट पेड, जो भी अनपेड अमाउंट है उसको पेमेंट नहीं किया जाता है जो स्पेसिफाइड जो टाइम पीरियड शेयर होल्डर्स को दिया गया है उसमें, तो उसके शेयर्स को जो है वो फॉरफिट कर लिया जाएगा। आफ्टर नोटिस इफ द शेयर होल्डर डज नॉट पे द अनपेड अमाउंट, अगर उसके बाद भी शेयर होल्डर अमाउंट की पेमेंट नहीं करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रेजोल्यूशन पास करके उसके शेयर्स को जो है वो फॉरफिट कर सकते हैं। शेयर फॉरफीचर के बाद जो शेयर होल्डर्स हैं उनका नाम जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर में से रिमूव कर दिया जाता है और जो अमाउंट शेयर होल्डर ने कंपनी को पेमेंट की थी उस अमाउंट को जो है उनको रिटर्न नहीं किया जाता है, यानी कि जो भी एप्लीकेशन या अलॉटमेंट मनी के अमाउंट जो है शेयर होल्डर कंपनी को पेमेंट करते हैं तो ऐसी अमाउंट को जो है उनको रिटर्न नहीं किया जाता। अब शेयर जो है हमने नॉर्मली पहले डिस्कस किया कि दो ही तरीके से इशू होते हैं, शेयर इशूड एट पार एंड एट प्रीमियम। तो इसी तरीके से जो फॉरफीचर है वो भी दोनों कंडीशंस में जो है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। जो शेयर प्रीमियम पे अगर यदि इशू किया जाता है उसको हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पहली कंडीशन में तो ये आता है कि जब प्रीमियम की अमाउंट कंपनी को रिसीव हो जाती है। सेकेंड कंडीशन में जब हम कैलकुलेशन करते हैं कि जब प्रीमियम की अमाउंट जो है वो रिसीव नहीं होती, यानी कि प्रीमियम की अमाउंट रिसीव होने से पहले शेयर को फॉरफिट कर लिया जाता है। तो शेयर फॉरफिट करने का प्रोसीजर में किस तरह से जनरल एंट्री बनती है। जब शेयर का फॉरफीचर होता है तो शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज रिड्यूस्ड, ठीक है ना। कंपनी की शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दिया जाता है क्योंकि कंपनी में उन शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाता है। तो शेयर कैंसिल होने का मतलब ये है कि कंपनी की जो कैपिटल है उसको रिड्यूस किया जाएगा। तो जो कैपिटल है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए शेयर कैपिटल को जो है हम डेबिट करते हैं। सो द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड फॉर द अमाउंट विच हैज बीन कॉल्ड ऑन द फॉरफिटेड शेयर, यानी कि जितने रुपए की कैपिटल बनी है
उतने रुपए से जो है उस अमाउंट को डेबिट किया जाता है। मान लीजिए 10 रुपये का शेयर जो इशू किया था कंपनी ने, उसके ऊपर 8 रुपये जो है वो कॉल की है, यानी कि कंपनी ने जो कैपिटल फॉर्म की है वो 8 रुपये की है। तो ऐसी कंडीशन में 8 रुपये से ही जो है वो शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। इसके बाद जो भी अनपेड अमाउंट है, अनपेड जो भी कॉल है या अलॉटमेंट अमाउंट है, वो जो नहीं मिली है उनको जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा, और जितनी अमाउंट शेयर होल्डर से मिली है उस अमाउंट को जो है शेयर फॉरफीचर में जो है वो डाल दिया जाएगा। अब किस तरह से एंट्री बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल एंड टू शेयर फॉरफीचर। इस तरीके से आपने ये एंट्री बनानी है। हम एक एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर ए जिसके पास 500 शेयर्स हैं 10 रुपये वाले, कंपनी ने जो है एप्लीकेशन के ऊपर 3 रुपये कॉल की है, 3 रुपये अलॉटमेंट के ऊपर, और उसने जो है 2 रुपये फर्स्ट कॉल के ऊपर पेमेंट नहीं की, तो जो है उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। हमने एंट्री जो है वो पास करनी है इसमें। अब देखिए 500 शेयर है, अब यहाँ पर कंपनी ने 8 रुपये ही कॉल किए 3 एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे और 2 रुपये फर्स्ट कॉल के ऊपर। तो ये वाली एंट्री जो है 4000 रुपीज से बनेगी। अगर 10 कॉल कर लेती कंपनी तो यहाँ पे 5000 आता। अभी कंपनी ने 8 रुपये कॉल किया है तो यहाँ पे 4000 रुपये आएगा। अब 2 रुपये फर्स्ट कॉल के ऊपर नहीं मिले तो उतनी अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा 500 शेयर्स के ऊपर 2 रुपये से 1000, एंड 6 रुपये शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया कंपनी को, वो शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा। क्लियर होगी बात ये? इसके बाद जब शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो ऐसे में कंडीशन फर्स्ट आप देखिए, जब जो है प्रीमियम की अमाउंट कंपनी को मिल जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो है शेयर प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट नहीं करेंगे। शेयर प्रीमियम अकाउंट विल नॉट बी डेबिटेड इन द एंट्री। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि जब जो है शेयर प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में चाहे पार्शली जो है प्रीमियम रिसीव हो या फुल्ली हो, ठीक है ना। अगर यदि प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो अगर यदि पार्शली अगर प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो भी ऐसी कंडीशन में जो है शेयर प्रीमियम अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा पूरी अमाउंट से। ठीक है। कई बार कुछ एक अमाउंट जो है शेयर प्रीमियम की रिसीव हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी हमने पूरी अमाउंट से ही जो है शेयर प्रीमियम अकाउंट को जो है वो डेबिट करना है। तो इसमें एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है। शेयर प्रीमियम नोट रिसीव्ड। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल, जो भी कॉल के ऊपर अमाउंट नहीं मिलती है, एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है। इस तरीके से आपने ये एंट्री बनानी है। अगर यदि प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो ये वाली लाइन जो है आपकी नहीं लिखी जाएगी। किस तरीके से क्वेश्चन होता है एक बारी इसमें हम दोनों कंडीशन चेक करते हैं। मिस्टर ए के पास 500 शेयर हैं किसी एक कंपनी के 10 रुपये वाले, जो कि कंपनी ने 4 रुपये प्रीमियम के ऊपर इशू किए थे। 3 रुपये एप्लीकेशन के ऊपर है, 6 रुपये अलॉटमेंट के ऊपर, जिसमें 4 रुपये प्रीमियम की अमाउंट है, लेकिन उसने 3 रुपये फर्स्ट कॉल के और 2 रुपये फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने पूरी की पूरी अमाउंट कॉल कर ली 10 के 10 रुपीज़, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज़ से आ जाएगा। हम पहली कंडीशन में ले रहे हैं कि जब प्रीमियम की अमाउंट रिसीव होगी है, मतलब उसने अलॉटमेंट मनी तक पेमेंट कर दी है, तो ऐसी कंडीशन में शेयर फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल आपकी क्रेडिट आएगी 3 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये और 1000 रुपये, और शेयर फॉरफीचर में 2500 रुपये चले जाएंगे। ठीक है ना। क्लियर होगी बात ये। अब सेकंड कंडीशन में क्या है कि जब उसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल तीनों पेमेंट नहीं की तो शेयर कैपिटल तो 5000 से डेबिट होगी, क्योंकि सारी की सारी जो है अलॉटमेंट और कॉल की मनी मांग ली गई है। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं पेमेंट किया तो 2000 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम में डेबिट हो जाएंगे। 3000 रुपये अलॉटमेंट के नहीं आए, 1500 फर्स्ट कॉल के नहीं आए, 1000 सेकंड कॉल के नहीं आए, एंड 1500 रुपये जो है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपने प्रीमियम की एंट्री को जो है वो बनाना है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो जो शेयर आपने फॉरफिट किए हैं उनको री इशू 3 कंडीशंस पे किया जा सकता है, एट पार पे भी, एट प्रीमियम पे भी और एट डिस्काउंट के ऊपर भी। अब किस तरीके से हम इसमें जर्नल एंट्री बनाते हैं? एट पार के ऊपर आपने करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एट प्रीमियम पे आपने क्या करना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। उसके बाद डिस्काउंट के ऊपर जब आप इशू करते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखना।
शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी जो डिस्काउंट है इसके बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करती है तो उनका डिस्काउंट जो है फॉरफिटेड अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। मान लीजिए कंपनी ने 1000 शेयर फॉरफिट किए हैं और उसके ऊपर शेयर फॉरफीचर 3000 रुपीज़ है, तो कंपनी जब री इशू करती है शेयर्स को तो 3000 रुपये से ज़्यादा जो है शेयर फॉरफीचर डेबिट नहीं होगा। कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। अब उसके बाद जो है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये क्या बला है, इसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो जो भी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो भी पैसा आता है वो कैपिटल गेन के रूप में आता है। अब मान लीजिए 1000 शेयर जो कंपनी ने री इशू कर दी, लेकिन वो डिस्काउंट दिया कंपनी ने उनके ऊपर 1000 रुपये ही। तो ऐसी कंडीशन में जो शेयर फॉरफीचर है उसमें 2000 रुपये का जो है वो बैलेंस बच जाएगा। तो ये बैलेंस जो है कैपिटल गेन आता है। तो ये वाली अमाउंट जो है यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पर हम 2000 रुपीज़ से एंट्री बना देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2000 रुपीज़। क्लियर होगी कि हमने री इशू किस तरीके से करने हैं शेयर्स को। एक बार कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी, वही चीज़ है। डिस्काउंट जो है वो जो इतना आपको पैसे मिले हैं उससे ज़्यादा नहीं होएगा। और सेकंड पॉइंट है कि अगर यदि मान लीजिए आप सारे के सारे शेयर फॉरफिट किए हुए री इशू नहीं करते तो जो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में है उसमें प्रोपोर्शनेट बैलेंस से आप ट्रांसफर करेंगे। इसका क्या मतलब है, अभी हमने डिस्कस किया कि 1000 शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए हैं, उसके ऊपर 3000 रुपये जो है वो फॉरफीचर है। ठीक है। अगर यदि मान लीजिए कंपनी इन 1000 शेयर्स में से मान लीजिए 500 शेयर ही री इशू करती और उनको 1 रुपये डिस्काउंट के ऊपर इशू करती, तो मतलब 500 रुपये जो शेयर फॉरफीचर में जाते। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि प्रोपोर्शनेटली, मतलब 1000 शेयर के ऊपर तो 3000 का फॉरफीचर हुआ, तो 500 शेयर के ऊपर जो फॉरफीचर कितना हुआ वो 1500 रुपये का हुआ, जिसमें से 500 रुपये कंपनी ने यूज़ कर लिए डिस्काउंट में। तो 1000 रुपये जो बैलेंस बचा वही अमाउंट जो है आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। बाकी जो 500 शेयर्स के ऊपर 1500 रुपये हैं वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही आपके मेंटेन रहेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस को हम कुछ पॉइंट्स से डिस्कस कर लेते हैं। अब ए लिमिटेड है, उसने 2000 शेयर्स को फॉरफिट किया है मिस्टर राम के 10 रुपये वाले जो शेयर्स थे, जिसके ऊपर 8 रुपये कॉल की गई थी। ठीक है। ऑन विच 2 पेड ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, शेयर वर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी ऑफ ₹4। 4 रुपये कॉल मनी के नहीं मिले तो इसलिए उनके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। उसमें से 1000 शेयर को जो है री इशू किया गया, जो कि 8 रुपये के हिसाब से री इशू किए गए, जिनको हमने फुल्ली पेड अप माना है। ठीक है। तो 2000 शेयर्स को जो है 8 कोल्ड अप किया है, तो यहाँ पे आपका शेयर कैपिटल में चला जाएगा 16,000 रुपीज़, क्योंकि 8 रुपये जो है वही कॉल की है। तो कॉल अमाउंट से ही शेयर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। ठीक है। अब कॉल इन एरियर या कॉल कर दी टू शेयर कॉल अकाउंट कर दीजिए आप। इसमें 4 रुपये के हिसाब से ये 8000 रुपये आ जाएगा और शेयर फॉरफीचर में आपके बाकी 8000 रुपये चले जाएंगे। क्लियर होगी बात ये। अब उसके बाद जो है 1000 शेयर कंपनी ने इशू कर दिए, किस रेट से, 8 रुपये के हिसाब से, जिनको फुल्ली पेड अप माना। तो बैंक अकाउंट में चला जाएगा आपका 8000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद शेयर फॉरफीचर में 2000 रुपये आ जाएंगे, क्योंकि 2 रुपये डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि फुल्ली पेड अप माना ना, 8 तो उससे लिए हैं और 10 रुपये पेड माना है, तो इसलिए 2000 रुपये शेयर फॉरफीचर में चले जाएंगे और ये 10,000 रुपये की आपकी कैपिटल बन जाएगी। अब बैलेंस जो है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1000 शेयर के ऊपर ये 2000 रुपये यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। इसकी हम कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं कैसे हम करेंगे। देखिए, शेयर फॉरफीचर 2000 था, 2000 शेयर्स का 8000 रुपये था। ठीक है ना, जो कि 4 रुपये पर शेयर आया आपका कैलकुलेट होकर। शेयर जो आपने री इशू किए हैं 1000, जिसके ऊपर डिस्काउंट जो है ये हमने अभी देखा 2000 रुपये का आपका डिस्काउंट था। ठीक है ना। अब 1000 शेयर के ऊपर शेयर फॉरफीचर कितना बनेगा, 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से 4000 रुपये, 2000 रुपये आपने यूज कर लिए और 2000 रुपये आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। तो इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन जो है वो करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमारा आता है कि बी लिमिटेड ने 600 शेयर फॉरफिट किए हैं 10 रुपये वाले, जिसके ऊपर 7 रुपये कॉल की गई थी। ठीक है ना। नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी ऑफ ₹2, आउट ऑफ देम 300 शेयर री इशू एट अ प्राइस ऑफ ₹6 पर शेयर। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे।
अब देखिए 7 रुपये कॉल किए हैं, तो 7 रुपये आपके 4200 रुपी 6 रुपये के हिसाब से ये बन जाएगा। उसके बाद 2 रुपये कॉल मनी के ऊपर पेमेंट नहीं की गई है, कॉल मनी के ऊपर 2 रुपये पेमेंट नहीं की, तो ये 1200 आ जाएगी। ठीक है, 5 रुपये शेयर होल्डर से मिल गए तो 3000 रुपये आपके शेयर फॉरफीचर में चले जाएंगे। अब देखिए इसमें हमने फुल्ली पेड अप मेंशन नहीं किया, तो फुल्ली पेड अप मेंशन नहीं किया, 300 शेयर आपने री इशू किए हैं 6 रुपये में, तो 7 कोल्ड अप माने जाएंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट आ जाएगा 300 शेयर्स के ऊपर 6 रुपये के हिसाब से 1800 रुपये आ जाएगा। अब 6 रुपये में इशू किए हैं, जबकि आपने 7 रुपये कोल्ड अप मान लिया था, तो 300 रुपये आपके शेयर फॉरफीचर में चले जाएंगे 1 रुपये डिस्काउंट के हिसाब से, 2100 रुपये जो है शेयर कैपिटल बन जाएगी। अब इसके बाद शेयर फॉरफीचर में कितने जाएंगे, 300 शेयर्स के ऊपर 1200। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे देखिए, 3000 आपका शेयर फॉरफीचर था, ठीक है ना, 5 रुपये पेमेंट थी ना, 600 शेयर के ऊपर तो 5 रुपये पर शेयर हुआ, 1 रुपया पर शेयर आपने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 300 शेयर के ऊपर 1500 रुपये बनते हैं, 300 रुपये डिस्काउंट आ गया, तो 1200 रुपये जो है शेयर फॉरफीचर में ये ट्रांसफर हो जाएंगे। ये इस तरीके से भी आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब एक और क्वेश्चन से आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। सी लिमिटेड ने जो है 1000 शेयर फॉरफिट किए 10 रुपये वाले, जिसपे और 8 रुपये कोल्ड अप था, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी ऑफ ₹3। आउट ऑफ देम 500 शेयर्स री इशूड पर शेयर एज ए 8 रुपये पेड अप, 8 रुपये पेड अप माना। वही उसी टाइप से लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन है लगभग ये। तो देखिए इसमें 8 रुपये कोल्ड अप है, तो 1000 शेयर्स के ऊपर 8000 रुपीज़ ही आ जाएंगे। ठीक है, और 3 रुपये जो है फर्स्ट कॉल के ऊपर नहीं मिले, 3000 रुपीज़, 5 रुपये मिल गए हैं तो शेयर फॉरफीचर में चले जाएंगे। अब उसके बाद उसमें से 500 शेयर जो है री इशू किए 7 रुपये में। ठीक है, तो आपने इसको कर लेना है, 7 रुपये में री इशू किए गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर्स अगर री इशू किए तो 3500, 1 रुपया डिस्काउंट हो गया तो 500 शेयर फॉरफीचर में चले जाएंगे, और 4000 रुपीज़ से आपकी शेयर कैपिटल बन जाएगी। अब आपने कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5000 है 1000 शेयर के ऊपर, तो 5 रुपये पर शेयर जो है शेयर फॉरफीचर हो गया, डिस्काउंट जो है वो आपका 500 रुपये आया, तो 500 शेयर के ऊपर आपका फॉरफीचर 2500 रुपये बनेगा, 500 आप इसमें से लेस कर देंगे, और 2000 रुपीज़ आपके शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपने री इशू की एंट्रीज करनी है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट्स को जो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप अपने कमेंट ज़रूर डालिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।